बाजार के जाने माने दिग्गज कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चड्ढा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, गिरते पड़ते 22,500 पर आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये कि और कितना गिरना बाकी है? अनिल जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, प्रिडिक्ट करना ना पहले हम ठीक से कर पाए हैं ना मुझे लगता है सही होगा, बट अगर आप मार्केट में वॉच करेंगे तो कुछ जगह मुझे लगता है लार्ज कैप्स में बहुत हद तक शायद वीकनेस प्ले आउट हो चुकी है। हालांकि हो सकता है मैं भी बोल रहा हूँ और बाजार मुझे हम्बल कर दे, बट मैं प्राइस एक्शन वॉल्यूम वगैरह देख के अगर आप देखेंगे, जैसे अच्छे जो लार्ज कैप हैं, चाहे वो भारतीय एयरटेल है, बैंकिंग स्टॉक्स है, पूरा अगर आप देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक निफ्टी 17-18% के आरओई पे है और 2.1 प्राइस टू बुक पे है। ये मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10-15 साल बाद मैंने ऐसा वैल्यूएशन देखा है। 2008 में शायद ऐसा वैल्यूएशन देखा था मैंने बैंक्स का। तो बैंक अगर आप देखेंगे तो 48-49,000 बैंक निफ्टी उस रेंज में काफी समय से है, डिस्पाइट जो भी वीकनेस रही है। कुछ अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जैसे भारतीय एयरटेल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कुछ जगह आपको एक रेंज दिखने को मिल रही है 2 से 5% की स्टॉक। तो मुझे ऐसा लगता है कि लार्ज कैप में लार्ज एक्सटेंट तक यहाँ से और थोड़ा बहुत शायद आ सकता है 4-5%, बट काफी कुछ प्ले आउट हो गया है। और जहाँ पे थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है कि जैसे कोई भी एक एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे मिड कैप में आज वो अनाउंस हुआ कि अल्ट्राटेक केबल एंड वायर में आएगा, तो केबल और वायर स्टॉक्स आज 15% डाउन है। आरबीआई ने रिस्क वेट जो है हटाया, तो एनबीएफसी आज 10% ऊपर है। तो वहां पॉकेट में थोड़ा मुझे लगता है वॉलेटिलिटी रहेगी, वहां पे आपको थोड़ा सा और केयरफुल रहना है। बट मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ मार्केट पे। मैं बहुत सडनली मैं देखता हूँ बहुत नेगेटिविटी है मार्केट में, सेंटिमेंट बहुत चेंज हो गया है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि इंडिया में इतना कुछ नेगेटिव हुआ है कि हमें इतना बेरिश होने की जरूरत है। 2-3 इंडिकेटर्स वॉच करने की जरूरत है। पहला, यूएस की बॉन्ड यील्ड 4.30 आ गई है। ट्रम्प साहब जब आए थे तो 3.70-3.80, तो अगर 4 के नजदीक आती है तो एक जो मूवमेंट है टूवर्ड्स यूएस, वो थोड़ा सा कम होगा। टैरिफ को लेके अगर आप देखेंगे तो वो टैरिफ को एज अ नेगोशिएशन टूल ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन बहुत ही कम हुआ है या ना के बराबर हुआ है। तो वो एक डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 110 से 106, 106, 107 की रेंज में आ गया है। और जो अब मैक्सिमम आउटफ्लो हो रहा है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जब से वो उन्होंने एआई मॉडल्स लॉन्च किए, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च किए और वैल्यूएशन कम पर था। तो मेरा ये मानना है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं बहुत सारे पॉकेट्स में। तो ये अच्छा समय है स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय करने का। और अगर आप बहुत घबरा रहे हैं तो कुछ मत करिए, कुछ समय के लिए। कहते हैं ना, कुछ नहीं करना सबसे अच्छी चीज होती है वहां। हम्म, ठीक बात है। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग जो विश्लेषण है कि यहाँ से बेचने का समय नहीं, खरीदने का समय है। खरीदने के लिहाज से क्या आपको लगता है, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि बैंक्स के, एनबीएफसी के लिए जो अच्छी खबर आई, क्या ये सेक्टर लीडर रह सकता है आगे तेजी में? जी, जी, बिल्कुल रह सकता है। और फाइनेंशियल्स का वेट है इंडेक्स में लगभग एक तिहाई का। पूरा बैंक निफ्टी 12.5-13 के पी पे है। प्राइवेट बैंक निफ्टी जैसा मैंने बोला 18 के आरओई पे है। और अच्छे नतीजे भी मुझे लगता है अच्छा है। थोड़ा सा नेम प्रेशर आता है जब रेट कट होता है, क्योंकि डिपॉजिट्स अभी भी टाइट है। बट आरबीआई ने आप देखिए पिछले 4 हफ्ते में उतना किया है जो शायद पिछले पूरे साल नहीं किया था। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन से लेके, रेट कट से लेके, ओएमओ से लेके, अभी $10 बिलियन का स्वैप अनाउंस किया, रूपी डॉलर स्वैप। स्वैप से क्या करते हैं आप डॉलर्स खरीदते हैं बैंक से और रुपी इंजेक्ट करते हैं सिस्टम में। तो लिक्विडिटी जो 3 लाख करोड़ नेगेटिव थी, मेरे हिसाब से करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास रह गई है। आपको शायद थोड़ा और ओएमओज देखने को मिलेंगे, एडवांस टैक्स जैसे जैसे नजदीक आएगा। मैं सीआरआर कट को भी रूल आउट नहीं करूंगा अप्रैल की मॉनेटरी पॉलिसी में। तो मुझे लगता है सपोर्टिव एनवायरमेंट और क्रेडिट ग्रोथ वापस से थोड़े अर्ली डबल डिजिट में है। तो बैंक से एक अच्छा पॉकेट है। एनबीएफसी के लिए अच्छा है, स्पेशली जो कंजम्पशन ओरिएंटेड एनबीएफसीज हैं, जहाँ पे जिनकी रेटिंग अच्छी है, जिनके कॉस्ट ऑफ फंड्स लो है, जैसे शोला है या बजाज फाइनेंस है या पूना वाला फिनकॉर्प है, उनके लिए भी अच्छा है। और तीसरा मुझे लगता है कुछ आईटी रिलेटेड, क्योंकि यूएस में आप देखिए एनवीडिया ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। तो एआई रिलेटेड स्पेंडिंग बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में मिलेगा अलॉन्ग विद करेंसी टेलविंड। तो इन पॉकेट्स पे जो है हमारी नजर है अनिल जी। और एक लास्ट जो है फार्मा, क्योंकि फार्मा में मुझे ऐसा लगता है ये वो पार्ट है जहाँ टैरिफ का इम्पैक्ट सबसे लास्ट में होगा। फार्मा बहुत कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन है और ड्रग्स के प्राइसेस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और ये एक ऐसी चेन है जहाँ यूएस जेन्युइनली चाहता है कि डिपेंडेंस चाइना पे कम हो, टैरिफ और नो टैरिफ, बायोसिक्योर एक्ट और नो बायोसिक्योर एक्ट। तो इन पॉकेट्स में हम ग्रेजुअली जो है एंटर कर सकते हैं।
ओके। एक एक और जो एसेट एलोकेशन के लिहाज से काफ़ी लोग बात करें कि अब धीमे-धीमे आपको गोल्ड में से एग्ज़िट करके इक्विटी में स्विच करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये आइडिया ठीक है? यानी जी एक्चुअली एक्सट्रीम सिचुएशन में कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए। एक बैलेंस एसेट एलोकेशन हमेशा रखना चाहिए। हम क्या है फिक्स इनकम को भूल ही गए थे पिछले 2-3 साल में। लोग कहते थे 6-7% कोई रिटर्न नहीं होता है। बस आरबीआई रेट बढ़ा रहा था तो बॉन्ड के रिटर्न्स सब ऑप्टिमल थे और आपको ध्यान होगा मैं बार-बार लास्ट ईयर भी सब बोला था कि बॉन्ड बहुत बहुत जूसी है जब 10 ईयर जी-सेक 740 750 था और इंडिया का इंक्लूजन हुआ था ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। मुझे अभी भी लगता है लॉन्ग एंड जो है बॉन्ड्स का उसमें थोड़ा-सा जूस है। अगर आप लंबे आउटलुक के लिए और अब तो अगर आप फंड ऑफ फंड ऑप्शन लेते हैं, नए उसके साथ आजकल बहुत सारे फंड ऑफ फंड आ गए हैं, जिसमें आप 65% बॉन्ड ले सकते हैं और 35% आर्बिट्राज ले सकते हैं और वहाँ पे टैक्सेशन आपको 12.5% पड़ेगा अगर आप 2 साल होल्ड करते हैं। तो उसे आप पोर्टफोलियो में डालिए क्योंकि कुछ पॉकेट हमेशा स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए और मैं मानता हूँ गोल्ड और सिल्वर दोनों अच्छा करेंगे क्योंकि जिस तरीके से ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है मुझे लगता है जो सेफ हेवेन्स है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज भी है, गोल्ड अच्छा करेगा। दूसरा आप देखिए हम चर्चा नहीं करते हैं, बिटकॉइन 25% गिर गया है। उसे लोग बोलते थे कि वो ज़्यादा अच्छा हेज है इक्विटी को लेके और मार्केट वोलेटिलिटी को लेके। तो मेरा ये मानना है गोल्ड की एक जो हेजिंग पावर है और अनसर्टेनिटी में वो बरकरार रहती है, तो 5-10% गोल्ड में कमोडिटीज़ में बनाए रखें। ठीक बात है। सर आज थोड़ा समय कम रह गया लेकिन आपसे जल्द फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी समझनी है। आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरमीत सर। थैंक ठीक है, समय थैंक देने के लिए। आइए शॉर्ट टर्म पिक का